अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में हम गैसेस लॉ के एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो हम बॉयस लॉ के ज़रिए निकाल सकते हैं। बट प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। इसी तरह हमारे पास जेम्स चार्ल्स हैं जिन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बेसिकली हमें रिलेशन डेवलप करके देता है किसके दरमियान? बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। ठीक है, बॉयस लॉ अगर आप लोगों को याद हो तो बॉयस लॉ ने रिलेशन डेवलप किया था वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर का, मगर यहाँ पर ये जो चार्ल्स लॉ है ये हमें एक रिलेशन डेवलप करके देगा वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर का। तो चार्ल्स अपने स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं? चार्ल्स ने अपने स्टेटमेंट में लिखा वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas is directly proportional to temperature if pressure is kept constant। तो चार्ल्स अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? वो है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपेंड होगा, और टेम्परेचर कम करने पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्क्वीज होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, मगर इन तमाम तर चीज़ों की ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, तब हम देख पाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाइए, वॉल्यूम कम करना चाहते हैं तो टेम्परेचर कम कर दीजिए। अब ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो रहा है? तो इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, जैसे ही हम अपने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमने देखा है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट रिलेशन। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो गैस का मोशन यानी हरकत करने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो आसानी से जो थोड़ा सा भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है उसको ओवरकम करेंगे और दूर की चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जैसे ही वो दूर जा रहे हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, उनका वॉल्यूम क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। इसीलिए हीट करने से गैस में क्या होती है? एक्सपेंशन होती है। अब जैसे ही आप उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो कम करने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डेवलप होता है और उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे दो मैग्नेट्स की मिसाल है। अगर मैं दो मैग्नेट्स को बहुत तेज़ी से एक दूसरे के करीब से गुजार दूँ तो शायद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। मगर उन्हीं दो मैग्नेट को अगर मैं बहुत स्लोली मूव करवाऊँ तो दोनों एक दूसरे के साथ स्टक कर जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? इनके दरमियान अट्रैक्शन क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो जैसे ही आप किसी भी गैस के टेम्परेचर को कम करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डेवलप्ड होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और आपके गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। इस तरह जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है।
तो अगर आप इस चीज को देखें, इन तमाम तर चीजें के लिए प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो देखें एक छोटे से अगेन एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है दो सिस्टम्स हैं, दोनों में हमने क्या रखा हुआ है, पिस्टन, एक बाहर, एक पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक, दूसरे पिस्टन के ऊपर भी एक सेम ब्लॉक। तो आपको नजर आ रहा होगा इन दोनों पिस्टन के अंदर या दोनों पिस्टन के ऊपर हमने प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब जैसे ही हम इसको मिसाल के तौर पर यहाँ से टेम्परेचर T1 है, अब अगर हम टेम्परेचर T2 दे दें और हम ये कह दें कि जो सेकंड वाला टेम्परेचर है वो पहले वाले से ज़्यादा है, तो उसका मतलब है इनके मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से जाके इस पिस्टन को हीट कर पाएंगे। और क्योंकि पिस्टन मूवेबल है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी, वो बहुत तेज़ी से आगे इस पिस्टन को जब हीट करेंगे तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे ही इसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो पिस्टन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम हो गया चेंज, क्योंकि हमने टेम्परेचर को क्या किया है, चेंज किया है। टेम्परेचर क्या है T2, वॉल्यूम क्या है V2, टेम्परेचर क्या है T1, वॉल्यूम क्या है V1। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना पड़ेगा तो हमें क्या लगाना है, कांस्टेंट T, और यहाँ पे हमने KT लगा दिया। और अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो V/T इज इक्वल्स टू K, वेयर K इज नोन एज चार्ज कांस्टेंट। अब अगर मैं यही चार्ज लॉ यहाँ अप्लाई करूँ तो कैसे होगा, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1/T1 इज इक्वल्स टू K, इक्वेशन नंबर 1। इस सेकेंड वाले के लिए जब हम उसको हीट कर चुके तो अप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, V2/T2 इज इक्वल्स टू K, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या बनेगा, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज लॉ जिसको हम अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। चल, चार्ज लॉ के बारे में अगर हम एक बार डिस्कस करें तो जैसे हमने बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखा था, इसी तरह से चार्ज लॉ का भी ग्राफ बन रहा है। हमारे पास यहाँ आ जाएगा टेम्परेचर, यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम, और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, कर्व। क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कुछ यूँ हमें मिलता है। देख रहे होंगे जैसे जैसे हम पीछे आएंगे टेम्परेचर कम होगा, और देखिए जैसे जैसे आप पीछे आएंगे तो वॉल्यूम भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसे हम कहते हैं चार्ज लॉ। चार्ज लॉ में एक पॉइंट आता है, जैसे हम कहेंगे कि भाई हम इसको और कम करें तो वॉल्यूम और कम हो गया, टेम्परेचर और कम करें तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टेम्परेचर भी हो जिसमें वॉल्यूम इतना कम हो जाए कि किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। देखें जैसे यहाँ पर हम टेम्परेचर कम करते गए, वॉल्यूम कम होता गया, टेम्परेचर और कम किया, वॉल्यूम और कम हुआ, टेम्परेचर और कम किया, वॉल्यूम और कम। इसी तरह से करते करते हमें ये एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, ये वाला जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ, जहाँ पर वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम ज़ीरो है। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं 0 केल्विन या एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, टेम्परेचर at which volume of any gas becomes 0। वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, 0 केल्विन या एब्सोल्यूट। देखो ऑब्वियस सी बात है ना, अभी हमने क्या कहा, टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर और कम करेंगे वॉल्यूम और कम होगा, कम करते जाएं टेम्परेचर वॉल्यूम कम होता रहेगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर अचीव होना चाहिए ना जिस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। तो वो टेम्परेचर हमारे पास होता है -273 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, 0 केल्विन
या एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, जो कि थ्योरेटिकली तो अचीवेबल है, थ्योरेटिकली तो बात कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों है? मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई गैस ए है, तो गैस ए को जब मैं ठंडा करूंगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, और ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। मगर उस गैस ए को -273 तक पहुंचाने से पहले पहले ही उस गैस का एक पॉइंट आएगा जिससे हम कहते हैं लिक्विफिकेशन पॉइंट। लिक्विफिकेशन पॉइंट यानी वो गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होने से पहले ही वो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको थ्योरेटिकली तो अचीवेबल कह सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली हम किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं कर पाते, क्योंकि उस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले पहले तमाम तर गैस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। तो गैस का वॉल्यूम ज़ीरो करने का सवाल नहीं हो सकता। थ्योरेटिकली अचीवेबल है, अगर प्रैक्टिकल है अचीवेबल नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।